This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने पार्ट 1 के अंदर हमने एक बात की थी कि एग्जाम में क्वेश्चंस को कैसे हैंडल किया जा सकता है, और उसमें हमने क्वेश्चन 1 to 25 को हमने डिस्कस किया। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर। बहुत सारे सीए के स्टूडेंट्स जो अनफॉर्चुनेटली क्वालिफाई नहीं कर सकते, अगर उनके साथ पेपर डिस्कस किया जाए तो और उनको बताया जाए कि इसमें ये चीज पूछी जा रही थी, तो वो अक्सर सही आंसर कर रहे होते हैं कि हाँ सर इसका मुझे पता है। इसका मतलब ये है कि उनको इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम आती, और खासकर कि अगर किसी क्वेश्चन के अंदर 3 चीजें पूछी गई तो वो उसको एक ही पैरा में लिख रहा है, 2 पूछी गई तो एक पैरा लिख के आ गया, तो इसमें चांसेस ये है कि उसका जो आंसर है वो ओवरलुक हो जाए एग्जामिनर से। इसलिए अगर एग्जामिनर ने प्रोफेशनली भी 2 बातें पूछी हैं तो आपको 2 बातों का रिप्लाई करना चाहिए, 3 पूछी है तो 3 बातों का रिप्लाई करना चाहिए। ये बात ध्यान में रखा करें, बेशक मार्क्स उसके कम ही क्यों ना हो। जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 26 हम कर रहे हैं जी, who is required to file a return under the Sales Tax Act? Who is required to file a final return? किसने फाइनल रिटर्न फाइल करनी है? एक होती है एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न तो आप उस वक्त फाइल करते हैं, हर साल के बाद कंपनी ने एनुअल रिटर्न फाइल करना होती है। फाइनल रिटर्न यानी एग्जिट होने लगे हैं, फाइनल होने लगा आपका, तो जब आप अपने आप को डी रजिस्टर करवाने लगे हैं उस वक्त आपने फाइनल रिटर्न फाइल करनी है। तो आप लिखेंगे हु रिक्वायरमेंट ऑफ द फाइनल रिटर्न, ये इसकी हेडिंग होनी चाहिए। दूसरा है हु इज रिक्वायर्ड टू बी व्हेन इज इट रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बिफोर डी रजिस्ट्रेशन। आपने जो है वो उसके लिए ये आपने फाइल करनी है, दोनों रिक्वायरमेंट आपकी पूरी होनी चाहिए, ठीक है। यानी इसके लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि आपने इस टाइम के अंदर अंदर आपने डी रजिस्टर होना, जब चाहे आप डी रजिस्टर हो सकते हो। इसका जरा प्रोफेशनली आंसर हम चेक कर लें इसको। ये देखिएगा जी कि इसमें वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन अप्लाइज, ये हमारा आंसर 26 अप्लाइज फॉर डी रजिस्ट्रेशन then he will be required to file a final return. The commissioner after satisfying himself shall direct the applicant to discharge any outstanding liability। ये चीजें बता दी गई है इसके अंदर, तो आपने ये 2 बातें इसके अंदर आपने मेंशन करनी। दूसरा है जी क्वेश्चन 27 सितंबर 2005 में टेस्ट हुआ। इसकी नजर आ रही है 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। एक है जी हमारा 3 नंबर का, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये फिर हमारा 3 नंबर के ये है। इसकी रिक्वायरमेंट से पहले चूंकि देखिए बॉटम के नीचे रिक्वायरमेंट नहीं लिखी, इसलिए हमें क्वेश्चन अब स्टार्ट से पढ़ना पड़ेगा। अगर नीचे रिक्वायरमेंट होती तो पहले मैं वो पढ़ता। इन द मंथली सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल्ड अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट, इनपुट टैक्स पेड फॉर द मंथ इज एडजस्टेड अगेंस्ट आउटपुट टैक्स पेबल। ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है। सॉरी, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो बाज का स्टूडेंट ये कहता है सर ये क्या बताया जा रहा है? भाई ये एक इंफॉर्मेशन बताई जा रही है, आपको समझ आ रही है ना? ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक साहब है, उन्होंने दौड़ लगानी है। असल काम तो ये है कि उसको बताना है कि जी इस लाइन से आपने आगे तक पहुंचना है, लेकिन उसको पहले ब्रीफिंग दी जा रही होती है। तो ये एक ब्रीफिंग है, इसलिए इसका क्वेश्चन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। You are requested to comment on the following issues relating to input output adjustment। इसके रिगार्डिंग आप कमेंट करें, आपने कमेंट करने हैं, हर एक का अलग अलग बताना है आपने। तो इसी तरह इस क्वेश्चन नंबर जो 10 आपका सितंबर में टेस्ट हुआ, यानी असल ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है। आपने इसके 3 इसकी हेडिंग बना के अलग अलग आंसर करने हैं एग्जाम में। अगर आप इनका एक पैरा बना के देंगे तो इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कैन इनपुट टैक्स पेड इन प्रायर पीरियड्स बी क्लेम इन द मंथली रिटर्न टैक्स रिटर्न? क्या उसमें क्लेम किया जा सकता है? पहली बात यह है कि इसका सिंपल आंसर है यस।
ये क्लेम किया जा सकता है। आप कहेंगे यस द टैक्स पेड इन द प्रायर पीरियड कैन बी रजिस्टर्ड इन द करंट मंथली रिटर्न, उसमें क्लेम किया जा सकता है सब्जेक्ट टू द कंडीशन। अब आप इसकी कंडीशन साथ बताएंगे। एग्जामिनर ने सिर्फ ये नहीं पूछा मुझे यस नो बताओ, इसका सिंपल आंसर तो यही बनता है यस नहीं। वो आपसे असल में इस कैन से आपसे कुछ कंडीशन चाह रहा है। सब उसने कहा कमेंट करें, जरा ध्यान से देखिए उसने क्या पूछा आपसे, कमेंट करें। उसने ये नहीं कहा मुझे यस नो में आंसर करो, इसलिए आपने तो जैसे अब आप बताएंगे कि सब्जेक्ट टू द कंडीशन के वो जो आप इनपुट क्लेम करने जा रहे हैं वो इनवाइस पिछले 6 माह तक की हो, फिर आप उसका इनपुट क्लेम कर सकते हैं। हाँ अगर टाइम लैप्स कर गया तो फिर आप उसका रिफंड क्लेम कर लें, लेकिन आप उसको आउटपुट के अगेंस्ट फिर एडजस्ट ना करें। ये उसकी आपने रेमेडी बता दी। अगला है व्हाट वुड हैपन, क्या होगा इफ इनपुट टैक्स पेड एक्सीड्स आउटपुट टैक्स पेएबल फॉर द मंथ। आपका जो इनपुट टैक्स है वो एक्सीड कर गया आपकी रिटर्न। ये दो सिचुएशन आपने अलग अलग बता दी है। दो सिचुएशन ऐसी है जब आपका टैक्स, एक तो नंबर 1 जीरो रेटेड में कि आपका इनपुट जो है वो ऑब्वियसली कोई अमाउंट होती है, जबकि आउटपुट हमेशा जीरो होता है जीरो रेटेड की शक्ल में। उस वक्त आपका आउटपुट बढ़ जाएगा, तो आप पहले एग्जाम में लिखेंगे इन केस ऑफ जीरो रेटेड गुड्स, जीरो रेटेड का अलग से आप हेडिंग देंगे और उसमें बताएंगे कि इफ जो आपका आउटपुट इनपुट टैक्स बढ़ जाए देन यू कैन क्लेम इट शैल बी क्लेम्ड एज अ रिफंड फ्रॉम द एफबीआर। एफबीआर से इसको क्लेम करना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि अगर आम रूटीन में आपका आउटपुट इनपुट भी है और दोनों टैक्सेबल सप्लाईज आपकी है तो फिर इट शुड बी कैरिड फॉरवर्ड, फिर आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर लें। अगला सवाल कितनी देर तक कैरी फॉरवर्ड करें। आपने इसको हर साल जब आपका खत्म हो फाइनेंशियल ईयर उसके 2 माह तक, 2 माह बाद आप इसको क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने इसमें सिचुएशन बतानी है, जीरो रेटेड की और टैक्सेबल की अलग अलग बतानी है। जीरो रेटेड में रिफंड होगा और कैरी फॉरवर्ड आप इसको बाकी क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे आके। और साल के जब आपका साल खत्म हो जाए तो उसके 2 माह बाद आप इसको रिफंड क्लेम कर ले कि जनाब मैं इसको एडजस्ट नहीं कर सका। इतना इसका आंसर होना चाहिए अलग। What recourse is available if the output tax for the month is inadvertently disclosed at a lesser amount? रिकोर्स यानी रेमेडी, वही जो पहले पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया। रेमेडी यानी हेल्प, क्या आपको हेल्प मिल सकती है, लीगल एक्शन आपके पास अवेलेबल है कि अगर आपका आउटपुट टैक्स जो है वो गलती से इनएडवर्टेंटली गलती से कम डिस्क्लोज हो गया, तो आप इसको लिखेंगे द रिकोर्स अवेलेबल। नंबर 1 द रिटर्न शुड बी रिवाइज्ड विदाउट पेनल्टी बिफोर द ऑडिट। आप जो है वो टैक्स जमा करवाएं और पेनल्टी से पहले आप उसको जमा को रिवाइज कर सकते हैं। एंड कमिश्नर अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड इफ इट इज रिवाइज विद इन 60 डेज, तो फिर आपको उसकी जरूरत नहीं है। ड्यूरिंग द ऑडिट अगर आप अपनी रिटर्न को रिवाइज करते हैं और गलती पकड़ी गई तो फिर आप यू हैव टू पे 25%। ये रिकोर्स आपके लिए अवेलेबल है दोनों, या तो उससे पहले करते हैं फिर कोई पेनल्टी नहीं, उसके दौरान करेंगे फिर भी 75% आपको उसमें बचत हो जाएगी आपकी। आइडेंटिफाई द पर्सन रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेल टैक्स। किन किन लोगों को सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होना है। ये देखिए सेल्स टैक्स में हर बंदे को रजिस्टर्ड होना है, मसवाए टीयर 2 के रिटेलर को और कॉटेज इंडस्ट्री। ठीक है, इन दोनों के अलावा बाकी लॉ ने जो, लेकिन यहाँ ये नहीं लिखना, यहाँ लिखना है किन को रजिस्टर्ड होना है और उसमें कौन कौन से लोग हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। देखिए अ मैन्युफैक्चरर नॉट बीइंग अ कॉटेज इंडस्ट्री, टीयर 1 रिटेलर, इंपोर्टर, होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एक्सपोर्टर। ठीक है तो इन तमाम लोगों को क्या होना है, रजिस्टर्ड। सॉरी under what circumstances is a registered person liable to be deregistered? Also explain the procedure for deregistration। दो बातें इसमें पूछी गई, 7 नंबर का क्वेश्चन। तो आप एग्जाम में दोनों बातों को अलग अलग लिखेंगे। सबसे पहले वो लिखेंगे कि क्या व्हाट सर्कमस्टांसेस, देखें किसको डीरजिस्टर नहीं होना, हालात क्या होंगे।
यहाँ क्या पूछा जा रहा है, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस, क्या हालात होंगे, किसको नहीं। देखिए अगर सवाल किया जाए हु आर रिक्वायर्ड टू बी डी रजिस्टर्ड, तो उसका जवाब और होगा। यहाँ है क्या हालात होंगे, ठीक है, कि जब आप डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर डी रजिस्ट्रेशन, तो दो अलग अलग हेडिंग आप देंगे। आपकी पहले क्या है कि आप डी रजिस्टर कब होंगे। नंबर 1, आपकी गुड्स एग्जेम्प्ट हो गई है, आपका कारोबार बंद हो गया है, आप पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, इस तरह की कुछ सर्कमस्टांसेस आपके हैं, तो आप अपने आप को डी रजिस्टर करवा सकते हैं। क्या तरीकेकार होगा, वही पहले कि आप फाइनल रिटर्न फाइल करें। फाइनल रिटर्न फाइल करने के बाद आप जो है वो जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी है वो आप पे करें। तो ये काम आप करेंगे तो आपको इसका डी रजिस्ट्रेशन के लिए हो सकता है। ये देखिएगा ये सिचुएशन आपको बता दी गई है, ठीक है, और उसके बाद ये इसकी कंडीशन। तो यहाँ देखिए आंसर्स के अंदर हेडिंग्स नहीं है, बार बार हेडिंग, लेकिन आपको प्रोफेशनली इसकी हेडिंग, मतलब जैसे ये क्वेश्चन है तो इसकी आपको प्रोफेशनली एग्जाम के अंदर क्या देनी चाहिए, ठीक है, कंडीशंस व्हेन अ पर्सन, क्या थी इसकी क्वेश्चन था, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस, तो हम यही इसी का यही आंसर करेंगे, circumstances when a person can deregister, ठीक है, कि क्या हालात होंगे जब एक पर्सन जो है उसको डी रजिस्टर होना चाहिए। देखिए इसको मैंने बोल्ड भी कर दिया, इटैलिक कर दिया और ये सेंट्रलाइज कर दिया। इसी तरह आप इसकी, लेकिन जाहिर बात है कि एग्जाम के अंदर आपने एक ही पेन अगर इस्तेमाल करना है तो आप उसी के साथ हेडिंग देके उसको अंडरलाइन कर दें, ठीक है। तो ये आप इसकी दूसरी हेडिंग देंगे कि जनाब आपने क्या स्टेप्स लेने, तो आप इसमें अप्लाई करेंगे डी रजिस्ट्रेशन के लिए, मे अप्लाई टू द कमिश्नर, नहीं ये देखिएगा यहाँ पर है पर्सन मे अप्लाई टू द फॉलोइंग ग्राउंड्स, ठीक है, ये लिखिएगा। तो इसमें हमें नीचे लिखना चाहिए यही सेम लाइन हमें नीचे भी लिखनी चाहिए, यहाँ पे a person may apply to the commissioner for deregistration and the commissioner may in such application, ये वाला होना चाहिए। तो ऊपर आप अलग लिखेंगे, नीचे उसका आंसर अलग। मेरे मुताबिक इसको प्रोफेशनली ऐसे होना चाहिए, लेकिन जाहिर बात है कि एग्जाम के अंदर जो एग्जामिनर का सजेस्टेड सोल्यूशन होता है उसमें अक्सर पैराग्राफ में लिखा होता है, लेकिन आपको प्रोफेशनली दो हिस्सों में इसका आंसर वो करना चाहिए। Explain the provisions relating to the blacklisting and suspension of the registration. प्रोविजंस क्या है, यानी लॉ क्या कहता है, कैसे आपको उसको ब्लैक लिस्टिंग और सस्पेंशन का होना चाहिए। तो एग्जाम में पहले हम सस्पेंशन लिखेंगे फिर ब्लैक लिस्टिंग लिखेंगे, क्यों, क्योंकि पहले सस्पेंशन होती है फिर उसकी ब्लैक लिस्टिंग होती है, और आप उनकी वो तमाम चीजें पहले सस्पेंशन की हेडिंग देंगे फिर ब्लैक लिस्टिंग की हेडिंग देंगे और इसको लिखेंगे। ये देखिएगा जी। अच्छा अब जरा मैं यहाँ पर एक चीज आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। जब आप आंसर देखते हैं तो कहते हैं जी इतना बड़ा आंसर तो मैं नहीं प्रोड्यूस कर सकता, भाई ये सजेस्टेड आंसर होता है, इतना सारा कुछ आप एग्जाम में नहीं लिख सकते, इतना टाइम भी आपके पास अवेलेबल नहीं होता। तो हम उसके अंदर हेडिंग्स, जैसे ये है कि अंडर द फॉलोइंग सिचुएशंस कमिश्नर मे सस्पेंड अ पर्सन, बस इतना इस पैरे की बजाय इतना लिखना काफी है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, refusal to allow the access to the business premises, तो इस तरह से आप सिर्फ हेडिंग दे दे के काम चला सकते हैं। अब ये देखिएगा कि यहाँ पर जो है वो आगे लिखा हुआ है 7 डेज, टाइम फ्रेम आपको भूल गया सस्पेंशन का और इसका टाइम। तो फिर यहाँ पर एग्जाम के अंदर अपने से कोई तुक्का ना लगाए, यहाँ पर लिखने की बजाय आप लिखते हैं कमिश्नर से स्टार्ट इंक्वायरी विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, ये वर्ड यूज कर दिया है। अगर आपको टाइम फ्रेम याद नहीं और एग्जामिनर ने पूछा भी नहीं है तो फिर आपने क्या वर्ड यूज करना है, देखिए मैं इसे लिखने लगा हूं, द कमिश्नर शैल स्टार्ट इंक्वायरी, यहां लिखेगा विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम
टाइम, ये विद इन 7 डेज की बजाय फिर ये वर्ड यूज किया जा सकता है एग्जाम के अंदर, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको चीजें और उसको ब्रीफ करके अपनी चीजों को आप लिखेंगे तो इंशाल्लाह इसके पूरे हों। तो पहले इसके अंदर हमें सस्पेंशन की बात सुनानी है, फिर उसको ब्लैक लिस्टिंग की बात करनी है जो एग्जामिनर ने हमसे पूछा हुआ है। 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन था जी। दोबारा चलते हैं हम अपने क्वेश्चन के ऊपर। लिस्ट डाउन द एक्सपोर्ट्स व्हिच आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीरो रेटिंग अंडर सेक्शन 4 ऑफ द सेल्स टैक्स। यहाँ पर पूछा गया वो कौन सी एक्सपोर्ट है जो जीरो रेटेड नहीं होती। लेकिन यहाँ पर ये नहीं पूछा जा रहा कि जीरो रेटिंग क्या है, वो एक्सपोर्ट सिर्फ बतानी है जो जीरो रेटिंग नहीं होती। तो आपने सिर्फ वो एक्सपोर्ट बतानी है कि उन कंट्रीज को की जाए, ठीक है, नंबर 1, जिनको लॉ ने मना किया है। एफबीआर ने कहा जी आप इनको एक्सपोर्ट करेंगे, हम नहीं इसको जीरो रेटिंग मानेंगे, तो वो भी जीरो रेटिंग नहीं होगी। और अगर आपने एक्सपोर्ट की विद द इंटेंशन ऑफ री इम्पोर्टिंग तो वो भी एक्सपोर्ट यहाँ नहीं गिनी जाएगी। बस आपको ये 2 चीजें लिख देनी है, इंशाल्लाह आपको इसके नंबर मिल जाएंगे। एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट विद रिगार्ड टू द फॉलोइंग। प्रोविजन दोबारा यानी लॉ क्या कहता है, प्रोविजन से मुराद क्या है कि लॉ क्या कहता है, ये हमने यहाँ पर बताना। चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड, कि अगर चेंज आ जाए टैक्स रेट में तो क्या करेंगे। ये इसके 2 पॉइंट्स आपने लिखने हैं, लोकल सप्लाई का और इंपोर्ट के केस में। ये पार्ट 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं। वॉलंटरी रिवीजन ऑफ द रिटर्न, वॉलंटरी रिवीजन आप बिल्कुल, अगर आपको कोई सेल्स टैक्स की रिटर्न में कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है तो देन यू कैन रिवाइज योर सेल्स टैक्स रिटर्न विदाउट एनी पेनल्टी। ये देखिए फिर तीसरी दफा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं बगैर किसी पेनल्टी के। लेकिन अगर आप ऑडिट में आ गए तो फिर आपको 25% उसके ऊपर पेनल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आप इसमें पॉइंट लिखिए। रिवीजन ऑफ रिटर्न ड्यूरिंग द ऑडिट और आफ्टर इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस बाय द डिपार्टमेंट। अब वो पूछ रहा है, तीसरी बात वो पूछ रहा है कि अगर ऑडिट में या उसके बाद, तो आप बताएंगे कि इफ ड्यूरिंग द ऑडिट इफ यू रिवाइज योर रिटर्न देन यू हैव टू पे 25% ऑफ द पेनल्टी, और if you don't do that then after issuance of show cause notice you have to pay full penalty, फिर आपको full penalty उसकी पे करना होगी। तो 3 बातों का आपने अलग अलग आंसर, एक पैरा में आंसर नहीं करना, 1, 2 और 3 तीनों का अलग अलग आंसर आपने करना। Which date shall be considered as the date of payment of sales tax in the following cases? इन दोनों में सेल्स टैक्स की डेट को कैसे लिया जाए। पेमेंट थ्रू कैश और चेक, अगर आप कैश या चेक के थ्रू पे करते हैं तो पेमेंट डेट कौन सी, देखें रिटर्न के अंदर लिखना नहीं है, वैसे आपको बता रहा हूँ। पेमेंट के जो आपकी पेमेंट की डेट है वो है 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, और जो रिटर्न की डेट है वो है 18, यानी उसके 18 तारीख तक आपने रिटर्न जमा करवानी होती है। तो इसमें कैश और चेक नहीं है, ये असल में ये गलत क्वेश्चन आपको डायरेक्ट कर रहा है। असल में तो इसकी अंग्रेजी बनती है पेमेंट थ्रू कैश और चेक, या कैश या चेक को कैसे नहीं, इसका हमें 2 आंसर करने हैं। कैश को अलग आंसर करना है क्योंकि दोनों के प्रोसीजर अलग अलग। तो आप इसमें बताएंगे डेट ऑफ पेमेंट जो है पहले तो आएगी कैश, जिस दिन कैश जमा करवाया जाएगा वही कैश की डेट गिनी जाएगी, और चेक जिस दिन चेक जो है वो प्रेजेंट हो गया आपके बैंक में, यानी इनकैशमेंट हो गई, वो डेट गिनी जाएगी। यानी आज अगर मैंने पेमेंट कर दी है कैश की, चेक जमा करवा दिया, तो आज की डेट नहीं गिनी जाएगी। कल जाके प्रेजेंट हुआ, टेंडर जिसको बोलते हैं, टेंडर हुआ वो यानी प्रेजेंट हो गया और उन्होंने इनकैशमेंट हो गई, वो दिन गिना जाएगा कि ये कल की डेट आपकी कैश की गिनी जाएगी। पेमेंट थ्रू पे ऑर्डर और अ बैंक ड्राफ्ट, बिल्कुल वही रूल जो है इसके लिए भी यही है कि अगर आपने पे ऑर्डर या उसको बैंक ड्राफ्ट में पेमेंट कर दी तो जो चीज मैं बता चुका हूँ वो यही सेम यहाँ पर होगी। ऊपर मेरा ख्याल है कि कैश और चेक जो है, ये चेक कैश में हो तो फिर है, क्रॉस चेक होगा तो फिर उसको वैसे ही होना चाहिए, वरना नीचे भी यही आप लिख सकते हैं इसके अंदर जो 2 नंबर का है। With reference to the sales tax rule relating to the apportionment of input, explain the following. Residual input tax कौन सा होता है? देखिए जी apportionment का आ गया, वो कह रहे हैं जी residual input tax क्या होता है, apportionment कौन सा होता है जो बच जाए आपका। residual input tax जो आपका ऐसा input tax जो एक से ज्यादा एक्टिविटीज में यूज हो रहा हो उसको रेजिजुअल इनपुट टैक्स कहते हैं। ठीक है,
और जो किसी तरीके से हमें एग्जैक्टली पता ना हो कि किस एक्टिविटी में कितना यूज होता है, इसको रेजिडुअल इनपुट टैक्स होते हैं। मैनर्स ऑफ कंप्यूटेशन रेजिडुअल इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन द टैक्सेबल सप्लाईज, इसका फॉर्मूला आप लिखेंगे एग्जाम के अंदर और बताएंगे कि जी किस तरह से हम किन वैल्यूज के ऊपर इसको डिवाइड करें। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविजनल एंड फाइनल एडजस्टमेंट, ये जो आपकी एडजस्टमेंट होती है रेजिडुअल इनपुट टैक्स की हर महीने, ये प्रोविजनल होती है, वक्ती होती है और साल के एंड के ऊपर जाके आप इसकी फाइनल एडजस्टमेंट करेंगे तमाम सप्लाईज को देखते हुए कि क्या सप्लाईज थी, उनकी एक्चुअल कंडीशंस क्या बनती है, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप करेंगे। तो यहाँ पर भी आपने इन तीन बातों का अलग अलग आंसर करना है और यहाँ पर प्रोविजनल और फाइनल एडजस्टमेंट को आप एक पैरा में लिख सकते हैं। Where goods supplied are returned, the supplier is required to issue a credit note. The buyer respond by issue a debit note. असल में इसकी रिक्वायरमेंट पहले पढ़नी चाहिए। You are required to specify the particular to be mentioned on the debit note issued by the buyer. डेबिट नोट के ऊपर क्या क्या चीजें आप मेंशन लिखेंगे जो बाय द बायर, जो बायर ने उसके ऊपर देनी है। 6 नंबर का ये क्वेश्चन है डेबिट नोट के रिगार्डिंग। तो इसके अंदर वही केस, ओरिजिनल डेट क्या थी इनवॉइस की, इनवॉइस का नंबर क्या था, ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, उसकी रीजन क्या हुई, ठीक है, और सारी एडजस्टमेंट जो आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं वो उसके अंदर आप मेंशन करेंगे। इसका आंसर आप देख लें, उसमें आपको डिटेल से आंसर मिल जाएगा। ऊपर वाली जो चीज है वो इसका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है। असल लाइन यही थी जिसका हमने उसको रिप्लाई किया। डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस अंडर विच, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत दफा एग्जाम में टेस्ट हुआ। डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस अंडर विच अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एबल टू क्लेम और डिडक्ट इनपुट टैक्स। देखिए इससे पहले क्वेश्चन आया था कि प्री कंडीशंस क्या है इनपुट क्लेम करने की, ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। 6 है, 7 8 आप लिख सकते हैं। इफ यू डोंट हैव एन इनवॉइस, अगर आपके पास इनवॉइस नहीं है, इनवॉइस जिसने इशू की वो ब्लैक लिस्टेड है, फेक इनवॉइस है, गुड जो है वो टैक्सेबल एक्टिविटीज में यूज नहीं हो रही, आप उनके डायरेक्ट कंज्यूमर है, ठीक है, आपने उसकी पेमेंट सही चैनल से पे नहीं की, तो वो बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जहां पर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, तो आप उसका इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। ये आपने उसके अंदर वो लिख देनी है। तो लिखेंगे सर्कमस्टांसेस व्हेन इनपुट शैल नॉट बी क्लेमेबल, तो आप ये सर्कमस्टांसेस यहाँ पर लिख सकते हैं। ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ जीरो रेटेड का और एग्जाम्पशन का कि कब जीरो रेटेड और एग्जाम्प्ट गुड्स में क्या फर्क है। A registered person is required to maintain certain record, फिर देखिए रिकॉर्ड का आ गया। हालांकि ये मैं अक्सर स्टूडेंट का तो ये पढ़ लीजिएगा, स्टूडेंट कहता है जी मैंने ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो रिकॉर्ड का एरिया है। आप कौन कौन से रिकॉर्ड जो है देखें, गालबन तीसरी दफा ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू द मेंटेन ऑफ द रिकॉर्ड, रिकॉर्ड को मेंटेन करने की क्या प्रोविजंस है, यानी कब तक उसको मेंटेन करेंगे, क्या क्या उसका प्रोसीजर होगा। लिस्ट ऑन द रिकॉर्ड्स, कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। मिनिमम पीरियड 6 साल का, वो भी आपने 3 हिस्सों में इसको डिवाइड करना। तो ये था जी हमारा पार्ट 2 इसका। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में आपसे ये डिस्कस करेंगे। इजाजत है, अल्लाह हाफिज।